फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, बिहार एसआई मेंस के एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग शुरू कर चुके हैं केबीसी नैनो पब्लिकेशन का सेट, और यह प्रैक्टिस सेट नंबर है 3। दोस्त, इस वीडियो को देखने से पहले आप अपने टेलीग्राम चैनल पे जाएं। यदि आप अपने टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो जाकर सर्च कीजिए कैरियर हम सफ़र, और उस जगह से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। और भी जो भी पहले के प्रैक्टिस सेट्स हैं उनका भी पीडीएफ आपको उस जगह पे मिल जाएगा। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, उस सेट को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को देखिए, और वीडियो ख़त्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखिए, ताकि इससे आपका ईमानदार प्रयास है सीखने का वह जारी रह सके। चलिए दोस्त, हम शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को, और मैं कोशिश करूँगा टू द पॉइंट रहने का, आपका टाइम कम जाया करने का। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्लीपनिया। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोगों का क्या होता है। तो देखिए, यह एक प्रकार का बीमारी है जिसमें स्लीपनिया में क्या होता है कि नींद आती है थोड़ी थोड़ी, इसमें काफ़ी लोग थकावट महसूस करता है, और इसमें श्वसन जो क्रियाएं हैं वह बाधित हो जाती है, श्वास लेने में तकलीफ होती है। अतः इसका आंसर होगा दोस्तों सी, यानी निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। और इसमें खर्राटे भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से खर्राटे आने का कारण वही होता है, श्वास का बाधित होना। तो यह सेकेंडरी हो जाएगा, लेकिन दोनों के हिसाब से ऑप्शन हम बात करें तो सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखें, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है कि दोनों को क्या करवाने हैं, मैच करवाने हैं। तो देखिए, इस जगह पे हमारे पास है विट्टी कल्चर। अब देखिए, मैं आपको याद करवाने का इस जगह पे प्रयास करूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो अंगूर छोटा छोटा होता है, तो हम अपनी बिहारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि ये तो छोटा छोटा है, बिट्टी बिट्टी है। तो अंगूर की खेती को हम क्या कहते हैं, विट्टी कल्चर। अच्छा, वेज, तो वेज यानी क्या, सब्जी फल फूल खाने वाले को हम कहते हैं वेज है ना। यह तो वेजिटेरियन है, यानी साग सब्जी की खेती को कहेंगे। अच्छा, और यहाँ पे पीसी कल्चर, तो इसे हमने पहले भी याद करवाया था इन सभी कल्चर को बायोलॉजी वाले वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं। तो पीसी कल्चर, अब देखिए, जब आप मछली कहीं से लाते हैं तो घर में मसाला तो पिसवाते हैं ना भाई, है ना। तो इससे याद रखिए पीसी कल्चर यानी मछली पालन। और बाकी बचा ओलेरी कल्चर या वृक्षों की कृषि। इस प्रकार से आप कुट का आंसर करेंगे तो आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। अब देखिए, पादप हार्मोन कहने का मतलब है पेड़ पौधे से संबंधित हार्मोन होने चाहिए, जो कि आप इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, ये सभी के सभी यह क्या है, जंतु हार्मोन हैं। और साइटोकाइनिन जो है आपका क्या है, पादप हार्मोन है। और यह जो साइटोकाइनिन है दोस्तों, वह क्या करता है, वह क्या करता है, विभाजन। विभाजन में पादप की जो बड वगैरह निकलते हैं, कलियाँ वगैरह निकलती है, तो उसके विभाजन में यह साइटोकाइनिन जो है यह क्या करता है, यानी पादप कोशिका को विभाजन में साइटोकाइनिन सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा तना है। तना है, तो देखिए, सलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद, ये सभी के सभी आपको ये जो तीन नज़र आ रहे हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी रूट हैं, जड़ हैं। जबकि अदरक जो है आपका क्या है, तना है। और शायद इस पे एक ट्रिक भी लोगों के बीच चलता है, हद कर दिया आपने, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन तो अभी मुझे याद नहीं है, किन्हीं को याद है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हमें भी रिमाइंड हो जाएगी चीज़ें। चलिए, आगे हम देखते हैं निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। देखिए, यहाँ पे शब्दावली ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ मैं टिक लगाता हूँ उस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा, है ना। रक्त कैंसर की बात कही जा रही है, ब्लड कैंसर। अब देखिए, ब्लड कैंसर जो है इसके उपचार के लिए यूज़ किया जाता है फास्फोरस 32 का यूज़ किया जाता है ना। फास्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, एटॉमिक मास लगभग इसका 31 होता है, लेकिन 32 वाला का यूज है जो आपका कैंसर के उपचार में किया जाता है, वह है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में होता है क्या है कि WBC का आपने नाम सुना होगा, वाइट ब्लड कार्ब सेल्स, इसकी मात्रा है जो हमारे बॉडी में बढ़ जाती है। और WBC जो है यह क्या होता है, आपका एंटीजन को मार देता है। और एंटीजन को मार देता है तो ऐसी अवस्था में यह मारने वाला होता है, जो भी मतलब
यह रोग प्रतिरोधक क्षमता यही इस कारण से बढ़ता है कि बैक्टीरिया है, वायरस, इन सबको मारने का काम डब्ल्यूबीसी करता है। तो जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो इनको मारने के लिए क्या हो जाता है, ये अपने आप में खुद ब खुद लड़ते हैं और ऐसी अवस्था में क्या होता है, एक दूसरे से इसका प्लेटलेट्स टकराता है, यानी कार्पेल्स इसका जो सेल है वह टकराता है और यह क्या हो जाता है, मर जाता है लड़ कर करके, जिसके कारण से ब्लड है जो हमारे शरीर में क्लॉट हो जाता है, जम जाता है और जमने के कारण से क्या हो जाता है, यानी शरीर में रक्त का संचार नहीं होता है और इसी को बोला जाता है ब्लड कैंसर। तो डब्ल्यूबीसी का बढ़ जाना वही है आपका मुख्य रूप से ब्लड कैंसर। तो यह इसके उपचार के लिए फास्फोरस 32 का यूज़ किया जाता है। जबकि और याद रखिए चारों का चारों इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। आयोडीन 131 इसका यूज है जो थायराइड को कंट्रोल करने में किया जाता है, यानी थायराइड कैंसर जो होता है तो उसके लिए आयोडीन 131 का यूज़ किया जाता है। जबकि रक्त परिसंचरण तंत्र को यानी रक्त के प्रवाह को बेहतर करने के लिए सोडियम 24 का यूज किया जाता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 और एटॉमिक मास इसका जो है 23 है, लेकिन यहाँ पे 24 वाले का यूज किया जाता है। और कोबाल्ट 60 की बात करें तो यह भी आपका ट्यूमर कैंसर का इस्तेमाल किया जाता है, ट्यूमर कैंसर में इस्तेमाल किया जाता है कोबाल्ट 60 का। तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ पॉइंट्स को आप लिख लीजिए और इन्हें याद रखिए, नहीं तो यह क्वेश्चन आएंगे तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। आगे देखिए, डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। तो ये देखिए, डेंगू बुखार जो है वह कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो एडिस एजिप्टियाई मच्छर है ना, एडिस एजिप्टियाई मच्छर है। और यह क्या करेगा, वायरस को यह क्या करता है, हमारे बॉडी में इंटर करवा देता है, जो प्लेटलेट्स को ही खा जाता है। और प्लेटलेट्स जब खा जाएगा तो समझिए क्या होगा, प्लेटलेट्स की इसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यही कारण से क्या, जिसे भी डेंगू बुखार होता है तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी होती है, उसे प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है। यदि नहीं चढ़ाया जाएगा तो उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो याद रखेंगे कि इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आगे देखिए, मनुष्य के अंगों में से कौन सा हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव है, अर्थात कहने का मतलब सर्वाधिक प्रभावित कौन सा अंग होता है रेडिएशन से, विकिरण से। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th वगैरह में, तो आपको प्रयोग करने को बोला जाता होगा। और यदि आपने पढ़ा होगा प्रकाश का परावर्तन, तो उसमें हमें क्या लेंस वगैरह से प्रयोग करने होते थे और उस जगह पे हमें मना किया जाता था कि डायरेक्ट है जो क्या, सूर्य की प्रकाश पे अपनी आँख नहीं ले जाएं, नहीं तो आँख आपकी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा विकिरण से प्रभावित कौन होगा, हमारा आँख होगा। जैसा कि आप देखते हैं किसी प्रकार का और भी ग्रह वगैरह को देखना होता है तो हम चश्मे, मतलब उसके लिए हम एक विशेष चश्मा का यूज हम किया करते हैं, तो आँख ज़्यादा सेंसिटिव होता है ना। जबकि यही पराबैंगनी किरण से ऐसे स्किन कैंसर का भी खतरा बना रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा, आँख होगा। यह काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। यदि आपको स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है, हम आराम आराम से वीडियो को कर रहे हैं, आप स्पीड को बढ़ा कर करके अपने पेस में सुन सकते हैं ताकि आपकी टाइम सेव हो जाए। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, यानी हास गैस या लाफिंग गैस इसे कहा जाता है। और लाफिंग गैस आपको पता होगा N2O, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, है ना। एक क्लोरोपिक्रिन, जिसे क्या बोला जाता है, रुलाने वाला गैस बोला जाता है। आगे जरा देखिए, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, अर्थात प्रोडक्ट के रूप में हमें फोटोसिंथेसिस के दरमियान क्या मिलता है। तो हमें इसका आंसर तो करना काफ़ी इजी है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो मिनरल्स लेते हैं, है ना, वाटर वगैरह लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें देते क्या हैं, हमें देते हैं वो बाष्पोत्सर्जन करेगा और हमें क्या देगा, ऑक्सीजन देता है प्रोडक्ट के रूप में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। आगे देखिए, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आप कहीं भी केमिस्ट्री शुरुआत करते हैं तो हमारे गुरुजी पढ़ाया करते हैं क्या, कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है और अभी किन्हें कहा जाता है। तो अभी किन्हें कहा जाता है, एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। इन्होंने क्या दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। क्या दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। और आप जब बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, आपने क्लास 10th में इस चीज़ को भी पढ़ा होगा, है ना। तो यही कारण तो बोला जाता है दोस्तों। अब क्लास का मैं नाम इसके कारण से लेता ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ, है ना। और
इन क्लास में इन्हीं क्लास का चीज़ तो इन सभी जगहों पे साइंस में पूछा जाता है। तो बैलेंस करने के लिए समीकरण बैलेंस करना होता था, तो बैलेंस किनके नियम के आधार पे, किनके कारण से किया जाता है, तो यह लेबोजियर महोदय ने कहा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कहा था क्या कि कोई भी वस्तु का ना तो क्या होता है निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, बस उसका रूप है जो क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है। साथ ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का खोज करने का श्रेय है जो आपका किन्हें किन्हें जाता है, और नामकरण की बात अलग अलग है, लेकिन यहाँ खोज की बात तो लेबोजियर महोदय ने इनका मीन्स एक अलग पहचान दिलाया था लेबोजियर महोदय ने। आगे जरा देखिए, जबकि हाइड्रोजन का खोज क्या है तो वह कैवेंडिश हो जाएगा, ऑक्सीजन प्रिस्टले हो जाएगा, खोज के संदर्भ में हम बात करेंगे तो, लेकिन एक अलग पहचान दिलाने का काम इन्होंने ही किया था। चलिए आगे जरा देखिए, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी 64 में भी पूछा गया है। ईईजी और ईसीजी यह दोनों में कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। ईसीजी, सी कहने का मतलब कार्डियो, कार्डियो कहने का मतलब होता है हार्ट, हार्ट कहने का मतलब हृदय, तो ईसीजी कहेगा ना, तो ईसीजी है जो हृदय के लिए किया जाता है, जबकि ईईजी जो है आपका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो है यह आपका मस्तिष्क के लिए है, यानी माइंड के लिए, यानी ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या होगा डी नंबर का। ठीक है, चलिए आगे जरा देखिए, दृश्य स्पेक्ट्रम मतलब क्या, विजिबल स्पेक्ट्रम की बात कही जा रही है, यानी जो दिखाई देता है। तो यह जो होता है दृश्य स्पेक्ट्रम जो होता है इसका तरंग दैर्ध्य है ना, हम बच्चों को याद भी करवाते हैं क्लास 10th वाले को, कैसे कि भाई प्रकाश क्या है, तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम होता है ना, 4000 से 7500। अब इसके बीच में ऑप्शन आप देख लीजिए, इसी के बीच आपका आपका भी ग्योर जो है VIB GYOR जो 7 रंग हैं यह इसी के बीच तो पाए जाते हैं, जिसमें सबसे कम जो है आपका बैगनी का होता है, सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य आपका लाल रंग का होता है ना, तो जिसमें आप इसी के आसपास से आप देख सकते हैं, तो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर करके 7600 एंगस्ट्रम, यानी इसके आंसर हो जाएंगे। और इसी के बीच आपका जो 7 कलर है इंद्रधनुषी, यह इसी के बीच में पाया जाता है। यदि इससे कम होगा या इससे अधिक होगा तो वह प्रकाश का स्वरूप हमें दिखाई नहीं देगा। आगे जरा देखिए, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, तो यह क्या है, तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए तो इसका यूज किया जाता है, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की हम फॉर्मूले की बात करें दोस्त, तो वो CaSO4, कल भी हमने जिसकी चर्चा किया था, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब जरा देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो यह कैल्शियम सल्फेट। अच्छा, इसमें हम जल की मात्रा हम और बढ़ा देते हैं तो यह क्या बन जाता है, यह क्या बन जाता है, यह आपका बन जाता है जिप्सम बन जाता है, यानी यहाँ पे 2H2O हो जाएगा तो जिप्सम हो जाएगा, अर्थात यह जिप्सम का ही एक प्रकार से स्वरूप है। जबकि इसकी भी चर्चा, यानी बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट की चर्चा हमने किया था कि जब हम बाजार से कोई चूना खरीद करके लाते हैं तो वह क्या होता है हमारे यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड होता, उसमें पानी मिला दीजिए तो वह बुझ जाएगा, और देखेंगे कि वह क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, वह हीट को क्या करता है रिलीज करता है ना, यानी इसे हम हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, यानी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हम उसे क्या करेंगे बोलेंगे। और जब वह क्या हम दीवार पे यदि उसे लगा देते हैं वह सूख जाता है तो उसमें चमक आ जाता है, तो वह बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। आगे जरा देखिए, सब एनसीईआरटी में भी आपने पढ़ा होगा यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो। आगे जरा देखिए, टेफ्लॉन जो है निम्नलिखित में किस एकलक का, किस मोनोमर का यह एक क्या है पॉलीमर, यानी किसका यह पार्ट है। तो देखिए टेफ्लॉन जो है आपने पढ़ा होगा कि यह खाने के बर्तनों के ऊपर लगाया जाता है ना, खाना पकाने वाले बर्तन में टेफ्लॉन का यूज होता है, और यह बहुलक है किसका, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है। जबकि विनाइल क्लोराइड जो है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, और साथ में एक एथिलीन का नाम आपने सुना होगा है ना, इस पे चलते हैं हम पॉलीथीन पे, पॉलीथीन तो यह इथिलीन का बहुलक है, उसमें कौन सा इथिलीन मोनोमर का यूज कर लिया जाता है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है हम बात करें जिसे PVC, आप देखते होंगे कि आपके यहाँ किसी प्रकार का कोई हैंडपम्प वगैरह चापाकल वगैरह लगाने के लिए
या फिर आपके यहाँ वायरिंग होता होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि तार पे लिखा हुआ होता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो याद रखेंगे कि वैसा भी विनाइल क्लोराइड का यूज़ उस जगह पे किया जाता है। आगे जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वनस्पति में पानी स्थानांतरित, वनस्पति कहने का मतलब यहाँ पेड़ पौधे में पानी स्थानांतरित करने के लिए यह कोशिकाएं जिम्मेवार होती है। तो पानी किसके द्वारा जाता है विभिन्न अंगों में, पेड़ पौधे के विभिन्न अंग में, यानी शाखा में, यानी पत्ती तक पानी कैसे पहुंचता है? तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, जाइलम फ्लोएम में अंतर है ना। इंग्लिश इन लोगों को याद रहता है, किसमें? जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो एक ट्रिक हम लोगों ने याद कर लिया था कि जाइलम, तो ज से जाइलम, ज से जल, यानी जल अर्थात पानी, तो पानी किससे जाएगा? जाइलम। और एफ से, यानी पी एस ऐसे फ्लोएम होता, लेकिन फ्लोएम एफ से रिलेट हम लोगों ने कर लिया था कि फूड उससे जाएगा, मिनरल्स वगैरह जाएंगे, है ना। सॉरी, फूड मिनरल्स तो इसी से जाएगा, जाइलम से ही, लेकिन फूड आएगा, मतलब फूड जब बन जाएगा प्रकाश संश्लेषण के दरमियान, तो फूड ऊपर से वितरित हो जाता है शरीर के, यानी विभिन्न अंगों में, पेड़ पौधे के विभिन्न अंगों में। तो किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। तो देखिए, अब इसका हम आंसर ढूंढने का दोस्तों प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसका हिंदी जो दिया है ना, काफ़ी आपको दृढ़, दृढ़ोतक, बलकल, काष्ठ उत्तक और स्थूल कोणतक कोशिका, ये जो हैं क्या हैं? यह क्या इसका पार्ट है पेड़ पौधे का। लेकिन जाइलम आपको केवल जल हमसे पूछा गया है, तो जल के लिए काष्ठ उत्तक। केवल हिंदी जहाँ दिया जाए तो वहाँ पे न समझ में आए तो उसका इंग्लिश भी देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो बायोलॉजी के, इकोनॉमिक्स के, वो हमें उसी प्रकार से याद रहते हैं। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटना को कलानुक्रम या काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इसे कालानुक्रम के अनुसार सजाना है। तो ऐसी अवस्था में आपको पता होने चाहिए कि यह आयोग कब कब आए थे। अब देखिए, सबसे पहले हंटर आयोग, सैंडलर आयोग है, वुड डिस्पैच है, और यह सार्जेंट योजना। ये सभी के सभी दोस्तों, ये सभी के सभी आपके शिक्षा से संबंधित है, यह केंद्रीय शिक्षा संबंधित। अब ऐसी अवस्था में देखिए कि सैंडलर सबसे पहले आया था वुड डिस्पैच, इसका नाम आपने सुना होगा। यह 1854 में आया था। कब आया था? 1854 में। उसके बाद हम बात करें तो हंटर कमीशन, यह आया था 1800 आपका 82 में। सैंडलर की बात करें तो 1917 में आया था, है ना, 1917 में। और सार्जेंट जो योजना है यह 1944 में आया था। कब आया था? 1944 में। इस प्रकार से आप देख सकें तो यह जो शिक्षा के संदर्भ में जो कमेटी बनाई गई थी, जो योजनाएं आए थे, उसके क्रम में हम बात करें तो सबसे पहले वुड डिस्पैच यानी सी, उसके बाद हंटर अर्थात ए, सैंडलर बी और डी, यानी CABD आपका कुट होगा, है ना, CABD जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए, बाकी यदि एक दो भी याद होगा तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते थे इसे। आगे जरा देखिए, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है ना, उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूपी। बस इतना याद आपको रखना है। अब देखिए, यदि आपको याद हो, सिंधु घाटी सभ्यता वाली वीडियो आपने देखा भी होगा या किन्हीं सर से भी पढ़ा होगा। यदि नहीं देखा है तो आपका एंशियंट हिस्ट्री का काफ़ी शानदार वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें। तो देखिए, हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसकी आकार कुछ इस प्रकार से त्रिभुजाकार थे, जिसमें उत्तर में आपका क्या पड़ता है? मांदा, दक्षिण में दाइमाबाद, और इधर आपका पश्चिम में सुतकांगेडोर, और पूरब में आपका यूपी का आलमगीरपुर, जो कि हिंडन अर्थात यमुना नदी के किनारे है। तो सबसे पूरब में तो एक तो आलमगीरपुर पड़ेगा, है ना। तो यहाँ तो एक आलमगीरपुर, यानी 3 वाला होगा ही। अच्छा, लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, खत्म हो गया, यानी जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, तो 2 इसमें भी खत्म, यह भी खत्म, और ऑप्शन नंबर सी भी खत्म हो गया, है ना। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात यहीं से आप आंसर कर सकते थे, ऑप्शन 3 और 4। तो इस प्रकार की आपकी अप्रोच होनी चाहिए, है ना। और कालीबंगा, है ना, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और यह है आपका कहाँ में? तो राजस्थान में। लोथल गुजरात में है, यहाँ से डॉकयार्ड मिला है। तो हुलास है जो काफ़ी कम प्रचलन में रहता है, लेकिन ऐसा पूछ दिया जाए तो ध्यान रखना है इसे कि हुलास है जो आपका कहाँ? यूपी में पड़ता है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था, है ना। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे कि गांधी इरविन समझौता
यह कब हुआ था इसे तो आप कमेंट कर करके सबसे पहले हमें बताएंगे, और इसके संदर्भ में गांधी इरविन के बीच जो समझौता हुआ था तो वहाँ सांप्रदायिकता की बात थी। खैर उन चीज़ों में अभी गांधी इरविन समझौता में हम नहीं जाएंगे। संतावना पुरस्कार ऐसे कहा था किसने, कैम्पबेल जॉनसन, जो कि इरविन के क्या थे, मीन्स इतिहासकार थे, उनकी बायोग्राफी लिखने वाले थे। कौन, आपके कैम्पबेल महोदय, कैम्पबेल जॉनसन। तो आंसर तो इसका यह हो जाएगा, और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन ठीक ठाक है। आगे जरा देखिए, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखा है। तो देशेर कथा यह पुस्तक एक बंगाली लेखक शाखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखा गया है। देशेर कथा किसके द्वारा, शाखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। तो आपको पता होगा कि सती प्रथा, यह सती प्रथा 1829 में समाप्त कर दी गई थी राजा राममोहन राय के प्रयास से। किसके प्रयास से, राजा राममोहन राय के प्रयास से। और उस समय भारत का बंगाल का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, जो 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बनता है। चलिए क्वेश्चन हम 21 की ओर अब पहुँचते हैं। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बहमनी राज का संस्थापक कौन था। तो देखिए, बहमनी राज का स्थापना आपको पता होगा कब हुआ था, 1347 में हसन गंगू के द्वारा किया गया था, जिसका नाम क्या था, अलाउद्दीन हसन। अतः आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का हो जाएगा। जबकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, है ना, हरिहर बुक्का ने किया था। कब किया था, 1336 ना, हाँ 1336 में किया था। चलिए आगे जरा देखिए, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। तो यदि आपने लुसेंट पढ़ा हो तो आपको याद होगा 1919 का अधिनियम, जहां आप पढ़ेंगे लुसेंट में पॉलिटी, आप निकाल कर वीडियो को पॉज कीजिए, पॉलिटी निकालिए लुसेंट का, उस जगह पे 1919 का अधिनियम निकालिए, आपको मिलेगा द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है, सर लियोनियस कार्टिस को, लियोनियस कार्टिस को कहा जाता है द्वैत शासन का जनक। आगे जरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उत्खनन से कौन से व्यक्ति संबंधित नहीं थे। तो आप पढ़ेंगे तो आपको राखल दास बनर्जी मिलेंगे, के एम दीक्षित और एम एस बत्स भी मिलेंगे, माधव स्वरूप बत्स भी मिलेंगे। जबकि बी एस स्मिथ एक क्या है, इतिहासकार है ना, और वह भी क्या है, विदेशी हैं, जो कि वे एक विदेशी इतिहासकार हैं। और यह अपने एक पुस्तक के लिए द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन्होंने भारत के संदर्भ में काफ़ी कुछ कहा है, इन्होंने लिखा भी है। तो ऐसी अवस्था में यह है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से तीनों संबंधित है, जबकि बी एस स्मिथ इतिहासकार संबंधित नहीं है। फराजी कौन थे, यह पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था, है ना, कि यह है जो 19वीं शताब्दी में इन्होंने क्या किया था, आंदोलन चलाया था और मुस्लिम की शुद्धता पे इन्होंने जोर दिया था। तो फराजी जो थे वह हाजी सरी अतुल्लाह के क्या थे, अनुयायी थे, जो कि वर्तमान बांग्लादेश वाले क्षेत्र में इनके यह आंदोलन चलाए गए थे। आगे जरा देखिए, बिहार के कौन से स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। आपको पता भी है कि गांधी जी ने तिनकठिया, जो नील के लिए खेती करी जाती थी, तिनकठिया जो प्रथा थी, इसके विरोध में चंपारण सत्याग्रह किया था। और यह कब हुआ था, 1917 में, और इसके लिए न्योता दिया था राजकुमार शुक्ल ने, है ना, राजकुमार शुक्ल ने। और राजकुमार शुक्ल पे सरकार ने टिकट भी जारी किया है, इस बात का ख्याल रखिएगा, है ना। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में, और यह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, वह भी भारत में। आगे जरा देखिए, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो देखिए, असहयोग आंदोलन विभिन्न प्रकार के कारणों से यह आंदोलन को शुरू किया गया था, जिसमें रॉलेट एक्ट हो गए, साथ में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, और भी विभिन्न प्रकार की जो बर्बरताएं थी ब्रिटिश की, उसके खिलाफ असहयोग आंदोलन, अर्थात हम ब्रिटिश को किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करेंगे, इसको लेकर करके, इस चीज़ को लेकर करके असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया। 1922 में क्या होता है कि गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर वाले क्षेत्र में क्या होता है, एक चौकी को जला दिया जाता है, पुलिस चौकी को, जिसमें 22 लोग मारे जाते हैं, और वह चौरा चौरी क्षेत्र था, जिसके कारण से वह चौरा चौरी हत्याकांड से मशहूर होता है, जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था।
जिसके कारण से असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। अतः चौरा चौरी हत्याकांड को क्या बताया था, हिमालय जैसी उन्होंने भूल बताया था महात्मा गांधी ने। आगे जरा देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? यह तो हमें स्कूल में ही जब 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके आते हैं तो हमें याद करवाए जाते थे, तो यह तो आपको याद ही होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने यह कहा था। चलिए आगे जरा देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल आपको पता भी होगा कि 1925 के काकोड़ी षड्यंत्र में इन्हें क्या कर दिया गया था, फांसी की सजा सुनाई गई थी। आगे जरा देखते हैं, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश की हम बात करें तो यह है जो आपका भारत में क्या होगा, मुस्लिम वंश का क्या होगा, स्थापना होगा इसी जगह से। और 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया जाता है, किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो कि मोहम्मद गौरी का क्या था, दास था, है ना, मोहम्मद गौरी का दास था। और यहीं से दिल्ली सल्तनत की नींव आ जाएगी। यह लाहौर में यह रहता था। यह 1206 में स्थापना किया था। 1210 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आपका उसका दामाद बनता है इल्तुतमिश, उसका शासक बनता है। लाहौर से यह दिल्ली ट्रांसफ़र करता है राजधानी, और यहीं से दिल्ली सल्तनत यानी आ जाएगा। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के रूप में है जो इल्तुतमिश जाना जाएगा, है ना। उसके बाद है जो बलबन इल्तुतमिश के 40 तुर्क सरदारों में रहता है। उसके बाद बलबन बाद में शासक बनेगा। और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की क्या थी, बेटी थी, जो कि क्या होगी, जो कि यानी प्रथम क्या बनी थी, मुस्लिम शासिका बनी थी। आगे जरा देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर करके कब 1296 में गद्दी पर बैठा था। और उसके बाद है जो यह प्रथम शासक था जिसने मल्लिकाफुर को, दक्षिण भारत को विजय करने के लिए अभियान किया था। और इसमें देवगिरी का उस समय जब यह आक्रमण किया था तो उस समय शासक था कौन? रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप काफ़ी संक्षेप में एक सहज तरीके से महसूस करते हुए इन चीज़ों को कर रहे होंगे। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया वर्ष है, तो अभी हमने चर्चा की असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, यह 22 तक चला था। आगे जरा देखिए, बारदोली को सम्मिलित करना है जगह के हिसाब से। तो यदि 1-2 भी आपको याद है तो ऑप्शन के हिसाब से आप चल सकते थे। आपको पता होगा बारदोली आपका कहाँ पड़ेगा, गुजरात में। चौरा चौरी हत्याकांड यह कहाँ हुआ, आपका यूपी में हुआ, भी हम लोगों ने चर्चा किया था, गोरखपुर में। तो कहने का मतलब है कि 1 का 2 और 2 का 4, 1 का 2 और 2 का 4। अतः इस आधार पे आपने आंसर तो कर लिया, लेकिन चलिए एक बार देख लेते हैं। यरवदा जेल, इसमें कैद कर के लोगों को रखा गया था, तो यह महाराष्ट्र में है। और नोयाखली यह कहाँ आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आगे जरा देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो यह बाद में आपका 1885 में बना था। इसके पहले यह जो था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के रूप में यह जाना जाता था, अर्थात इसका नया स्वरूप है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आगे जरा देखिए, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त। और यह यदि आपने अपना वीडियो देखा है मौर्य काल वाला, तो उसमें हमने आपको बताया है विशाख दत्त के बारे में काफ़ी विस्तृत तरीके से, जिसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसे क्या कुलहीन बताया गया था, क्या कुलहीन बताया है विशाख दत्त ने। तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य आपको पता ही है, जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा है जो कि शासन प्रशासन के क्षेत्र में सबसे बेहतर पुस्तक माना जाता है। और इन्हें भारत का क्या मैकियावेली भी कहा जाता है। इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र की तुलना प्रिंस से करी जाती है। अच्छा, 2 बातें और भी इसके संदर्भ में मैं बताऊंगा। कल्हन जो कि राजतरंगिणी के लेखक जो हैं कौन है? कल्हन है, जो कि पुस्तक संस्कृत में लिखा हुआ है। और यह कश्मीर के इतिहास के बारे में काफ़ी अच्छा यह मतलब जानने का स्रोत उपलब्ध कराता है। उसके बाद बाणभट्ट हम बात करें तो यह हर्षवर्धन का यह दरबारी कवि था। कौन? बाणभट्ट, जिसने कदम्बरी और हर्षचरित जैसे प्रसिद्ध पुस्तकों के क्या हैं, लेखक हैं। आगे जरा देखिए,
निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे हैं तथा 1930 में जेल भी गए हैं? तो यह आपके कौन थे? जमन लाल बजाज। कौन थे? आपके जमन लाल बजाज महोदय खजांची भी रहे थे और यह जेल भी गए थे। आगे जरा देखिए, बाद में मतलब राष्ट्रीयता आ जाती है, इसके कारण से फिर ब्रिटिश के संदर्भ में काम करना कोई लोग पसंद नहीं करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। आगे जरा देखिए 35 नंबर, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? अब देखिए यहाँ पे कई लोगों को अनुसूची नहीं याद होता है दोस्तों। अनुसूची 1 में गड़बड़ाएंगे, अनुसूची 3 में गड़बड़ाएंगे, 2 में गड़बड़ाएंगे, किसमें शपथ ग्रहण है, किसमें वेतन भत्ता है। अनुसूची फिर 5 में और 6 में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा, यह पूर्वोत्तर राज्य के संदर्भ में प्रशासनिक व्यवस्था को बतलाता है 5, जबकि अनुसूची 6 है जो पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं। यदि आप मैप देखें, यदि वीडियो को पॉज कीजिए, आपका इंडिया का जो मैप है उस पर आप देखिए जो मैं बोल रहा। आसाम देखिए, आसाम के नीचे आपका मेघालय है, मेघालय के नीचे आप देखिए त्रिपुरा, और त्रिपुरा के नीचे देखिए मिजोरम। इन 4 राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की बात है जो अनुसूची 6 करता है ना, और बाकी शेष के लिए है जो अनुसूची 5 करेगा। हमने 4 राज्य कौन कौन बोला? असम, उसके नीचे आगे आइए मेघालय, मेघालय के नीचे त्रिपुरा और त्रिपुरा के नीचे मिजोरम। अतः इसमें कौन हो जाएगा? सिक्किम है, नहीं है, और सिक्किम नहीं यानी ऑप्शन बी कट गया, इसका मतलब ऑप्शन डी भी कट गया, और नागालैंड की तो हमने चर्चा ही नहीं किया दोस्तों। ऐसी अवस्था में आंसर क्या है आपका? त्रिपुरा। क्या क्या याद रखेंगे? फिर से मैं रिपीट कर रहा, 2-3 बार हमने कर दिया, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। आगे जरा देखिए, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो कीटों से कौन प्राप्त नहीं होता है, इसके संदर्भ में आपको कोकून वगैरह प्राप्त करना हो तो ये सब रेशम वगैरह करते ही हैं। लाख की हम बात करें तो लाख जो है आपका लसीफा, लैका जैसे क्या कीट से प्राप्त होता है लाख। शहद आपको मधुमक्खी से प्राप्त होता ही है, और मोती जो है मोलास्का ग्रुप के कीट से, यानी कीट से नहीं, मोलास्का ग्रुप से यह प्राप्त होता है मोती। तो ऐसी अवस्था में आंसर इसका क्या हो जाएगा? मोती। चलिए आगे जरा देखिए, निम्नलिखित में मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय से प्राप्त होता है? अपक्षय कहने का मतलब टूटने फूटने से, तो बेसाल्ट लावा के टूटने फूटने से बनता है कौन सी मिट्टी? ब्लैक सॉइल बनता है। ब्लैक कहने का मतलब यह काली मिट्टी का निर्माण होता है। अतः देखिए कहाँ है आपकी काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी, हाँ देखिए काली मिट्टी ना लिख कर करके रेगुर मिट्टी लिखा गया है, तो ब्लैक सॉइल को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे जरा देखिए, नेक्स्ट हम बात करें, निम्नलिखित प्रजातियों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को कहा जाता है रेड इंडियन। मुख्यतः क्या बोला जाता है? रेड इंडियन बोला जाता है। और यह जो रेड इंडियन है यह मंगोलियाड से संबंधित हैं, अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगोलियाड। आगे जरा देखिए, निम्नलिखित में कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में आपको कौन कौन है? तो कोची और विशाखापत्तनम, कोची और विशाखापत्तनम। तो यह आंसर आपके 2 और 4 बाकी जो भी हैं कृत्रिम हो जाएंगे, अतः 2 और 4, अतः ऑप्शन नंबर डी आंसर है। आगे जरा देखिए, तो निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है? आप देखिए सीधा, आपके पास यदि वर्ल्ड मैप है तो आप देखिए विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल का भंडार तो नजर नहीं आएगा, लेकिन एक देश नजर आएगा साउथ अमेरिका में, ब्राजील के ठीक ऊपर, कोलंबिया के बगल में, वह देश है वेनेजुएला, है ना। इसमें OIC जो संगठन है, ऑयल कॉर्पोरेशन वाला, तो ऑयल कॉर्पोरेशन की जो संगठन है जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है, उसने क्या मतलब बतलाया है इसके संदर्भ में अपना रिपोर्ट जारी किया, जिसमें बतलाया कि तेल का सबसे बड़ा भंडार वेनेजुएला के पास में है और दूसरे नंबर पे सऊदी अरब के पास में है। आगे जरा देखिए, ड्रॉन्केंसबर्ग पर्वत है, यह हमने इसी क्वेश्चन में मैं यह देख रहा हूँ दोस्तों, ड्रॉन्केंसबर्ग पर्वत, यह पहली बार मुझे यह मिला है, हो सकता है आपके लिए भी पहली बार हो, इसे आप याद रखेंगे। डॉन्केंसबर्ग पर्वत यह जो है आपका साउथ अफ्रीका में है। कहाँ? साउथ अफ्रीका में है। आगे जरा देखिए, निम्न में से कौन सा एक लैंडलॉक कंट्री है, अर्थात स्थल रूप देश है? स्थल रूप देश हम वैसे देश को कहते हैं जिसका कोई भी क्षेत्र
समुद्र से या वाटर बॉडी से नहीं लगते हैं। तो ऐसी अवस्था में आप देखेंगे हंगरी को आप देखेंगे तो यह जो है आपका लैंडलॉक कंट्री है। उसी प्रकार से आप और भी वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो आपको लाओस मिलेगा, आपको मंगोलिया मिलेगा, किर्गिस्तान मिलेगा। ये सब एशियन कंट्रीज जो हैं वह क्या हैं, लैंडलॉक हैं, ठीक है। जबकि बेल्जियम, रोमानिया, यूक्रेन ये सब हैं जो क्या हैं, मीन्स आपके ओपन कंट्री हैं जिनकी वाटर बॉडी समुद्र से लग जाती है। आगे जरा देखिए करेबास मृतिका, जो कि जाफरान अर्थात केसर का एक क्या है, स्थानीय प्रकार है ना। केसर के संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। केसर आपको पता भी होगा कि सर्वाधिक कहाँ होता है, कश्मीर में होता है। तो यह है करेबास मृतिका, यह कश्मीर हिमालय वाले क्षेत्र में पाए जाने वाली एक क्या है, सामान्य प्रजाति है, स्थानीय प्रजाति है। आगे देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश से संबंधित है ना। यह जो रस्ट बाउल क्षेत्र है यह पिट्सबर्ग प्रदेश से संबंधित है। किससे, पिट्सबर्ग प्रदेश से संबंधित है। आपको पता भी होगा कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, जमशेदपुर को। और जमशेदपुर में क्या है, तो स्टील प्लांट, उद्योग नगरी है। तो उद्योग के कारण से यानी रस्ट बाउल संयुक्त राज्य अमेरिका के पिट्सबर्ग क्षेत्र को कहा जाता है। आगे देखिए तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं। तो सूती वस्त्र का सर्वाधिक कारखाना कहाँ है, आपका कोयम्बटूर में। और यही कारण से कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, है ना। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 46। निम्नलिखित में कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि दो नदी याद रखिए, नर्मदा और ताप्ती। यह गिरती है कहाँ, अरेबियन सी में, जो कि डेल्टा भी नहीं बनाती है। तो नर्मदा एवं ताप्ती को छोड़कर जो भी नदियाँ होगी वह गिरेगी आपकी मुख्य रूप से कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। अतः कौन हो जाएगा, अतः नर्मदा ताप्ती वाला तो छोड़ ही दीजिए। लूनी तो आपको पता है कच्छ के रन में ही समाप्त हो जाती है ना, यानी विलुप्त हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है, सोलर सिस्टम का कौन सा भाग नहीं है। अब देखिए ग्रह, तो ग्रह सूर्य हैं, ग्रह हैं, तो यह तो होगा ही भाई। अच्छा अब देखिए धूमकेतु, यह भी आपका होगा। क्षुद्र ग्रह की पट्टी जो कि आपका मंगल और किसके बीच है, इधर आपका क्या है, मंगल है, मार्स है और इधर जुपिटर है, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच जो पट्टी है ना, गैसों की पट्टी है, उसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो यह निहारिका जो है ना, निहारिका जो है यह आपका सौरमंडल का पार्ट नहीं है, यह इसके परे है, यह दूर है। आपका कौन, निहारिका। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका निहारिका। आगे जरा देखिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर, और हमारे यहाँ छोटा दिन हो जाता है क्योंकि हम तो उत्तरी गोलार्ध में निवास करते हैं भाई। अब जरा देखिए एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, क्वेश्चन कहेगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन योग दिवस, यही कारण तो मनाया जाता है ना, कि योग करे योग रहे निरोग, है ना। और सब किस लिए होगा, तो लंबी आयु के लिए। तो यही कारण से चुना गया था, भारत ने यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव दिया था, क्या दिया था कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। अतः इस दिन को क्या किया जाए, योग दिवस के तौर पर रखा जाए, क्योंकि योग का काम है हमारी जीवन पत्ति को क्या करना, बढ़ाना, हमारी जीवन आयु को बढ़ाना। उसी प्रकार से यानी बढ़े हुए होने के कारण से 21 जून को याद रखेंगे आप। यानी योग दिवस से आपको रिलेट करना है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे क्या होता है, बड़ा दिन होता है। आगे जरा देखिए, तो विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। अब देखिए इसमें यह डाटा वाले क्वेश्चन है, सीधा आपको इसमें तो कुछ समझना है नहीं, है ना। इसमें 30 मिलियन वर्ष पूर्व याद रखेंगे। आगे जरा देखिए अफ्रीका की मूलभूत जनजाति जो कि पिग्मी है, और पिग्मी आपने आपको याद होगा तो सीधा आंसर आप करेंगे क्या, कौन से बेसिन में, कांगो बेसिन में यह पिग्मी जनजाति पाई जाती है। आगे जरा देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा अर्थात इंटरनेशनल डेटलाइन खींचा जाता है। आप सीधा यदि मैप को देखें, एकदम सीधा मैप को देखें और जाइए रसिया के पास में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, अलास्का बगल में,
और उसके रसिया एकदम सबसे पूर्वी छोर पे आप जाएंगे, है ना, तो अलास्का मिलेगा, और उसके बीच से इधर आपका रसिया होगा, और उसके बीच से एक लाइन गुजर रही होगी जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, और ये बीच में जो जल संधि है इसका नाम पड़ता है बेरिंग जल संधि। तो यही बेरिंगे जल संधि से निकलता है आपका कौन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अर्थात 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। और इसी से हम क्या करते हैं, डेट का निर्धारण कर लिया करते हैं। तो याद रखेंगे इंटरनेशनल डेटलाइन कहाँ से गुजरती है, तो आपका बेरिंग जल संधि से, और वहीं पे नीचे देखेंगे तो आपको पैसिफिक ओशन मिलेगा, अर्थात प्रशांत महासागर। तो कौन से कहाँ से गुजरेगी, तो बताइए, पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। आगे देखिए, संसार की छत किसे कहा जाता है, बचपन में आपने याद किया था कि पामीर की पठार को हम क्या कहते हैं, संसार का छत कहते हैं। और यहाँ अरावली जो है यह क्या है, सबसे सबसे पुराना, यह बलित पर्वत का क्या है, उदाहरण है। इस बात का ख्याल आपको रखना है। चलिए आगे जरा हम बढ़ते हैं। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किस चीज़ का, तो भारत यह है जो प्रमुख रूप से हम बात करें पेट्रोलियम वगैरह, पेट्रोल रसायन वगैरह सब तो आयात ही करता है भाई, है ना। अनाज भी कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे हम निर्यात कुछ कुछ का करते हैं, और काफ़ी चीज़ का हम आयात भी करते हैं। इसमें मतलब हमारे यहाँ निर्वाह योग्य कृषि है, बस उतना ही उपजता है जितना कि खा पी करके ख़त्म कर दें। तो ऐसे अवस्था में चाय है ना, चाय का उत्पादन है जो आवश्यकता से अधिक हमारे यहाँ किया जाता है, इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। आगे जरा देखिए, भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। यदि आप एसपीडी पढ़ते होंगे, हम बार बार बोलते हैं कि एसपीडी लूसेंट आप अच्छे से पढ़िए भाई, उसमें क्या होगा, फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। तो महाविभाजक वर्ष के रूप में किसे जाना जाता है, 1921 को, है ना। और यहाँ पे 1951 को क्या कहा जाता है, लघु विभाजक वर्ष के रूप में। इस समय आपको जनसंख्या में काफ़ी तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है। आगे जरा देखिए, सरकारी आयोग पिछली 2-3 वीडियो से ही आ रहा है, और पॉलिटी वाले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था। सरकारी आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से, और इसका गठन हुआ था 1983 में, और आपका 87 में इसने रिपोर्ट दिया था। याद रखेंगे सरकारी आयोग। एक और याद रखिएगा, पुंछी आयोग, जो कि 2007 में आया था और 2010 में अपना रिपोर्ट सौंपा था, है ना। इस प्रकार से हम बात करें तो इसका जो आंसर होगा भाई वह क्या होगा, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, अथवा ऑप्शन नंबर डी। आगे जरा देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। यानी भारत है जो, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना, यह फेडरेशन नहीं है, यह क्या है, यूनियन है। तो यूनियन जो है यह लिया गया है कहाँ से, कनाडा से लिया गया है, और कनाडा से लिया गया है तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, यानी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका किसे, कनाडा को ही तो बोला जाता है। देखेंगे मैप को देखिएगा तो कनाडा आपको यूएसए जो है डोनाल्ड ट्रंप महोदय के घर से सीधा उत्तर में पड़ेगा आपका कनाडा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का। आगे देखिए, किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी किसके पास है, तो देखिए, किसी को जाति या जनजाति के श्रेणी में रखना यह भारत के राष्ट्रपति के पास इस चीज़ के लिए, इस चीज़ की क्या है, शक्ति है। और इसके संदर्भ में बात करें हम तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संदर्भ में आपको भाग 16 इसके संदर्भ में बात करता है, और अनुच्छेद आपका 300 हम बात करें 30 से लेकर के ना 342 तक में जो भी कुछ होगा वह अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संदर्भ में ही यह बातें करी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है, तो नागरिकों के मौलिक अधिकार जो कि भाग कितना में है, 3 में, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, और अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, और इनके संदर्भ में जो कुछ भी कानून बनाएगा, संशोधन करेगा, यह कौन करेगा, संसद करेगा। संसद बराबर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, जो कि अनुच्छेद 79 में यह वर्णित है। साथ ही याद रखिएगा कि प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, और 1978 में आपका 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 एवं 19 के एफ से इसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और मौलिक अधिकार अब संपत्ति का अधिकार नहीं है, यह अनुच्छेद 300 के क में रख कर करके इसे विधिक या कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया। याद रखेंगे इन्हें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, तो देखिए, इस क्वेश्चन में हम बात करें संघीय कहने का मतलब क्या, सेंट्रलाइज कहाँ नहीं होता है, यानी जहाँ पे एक की बात करेगा वहाँ संघीय हो जाएगा, जहाँ दोनों की बात होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दोनों की जहाँ पे बात हो जाएगा तो वहाँ पे हो जाएगा समवर्ती वाली बात हो जाएगी। तो देखिए, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा,
यही तो, यह तो संघीय लक्षण है ही नहीं। संघीय कहने का मतलब केवल केंद्र हो, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, पूर्ण रूप से लिखित संविधान जो कि संघीय लक्षण को दर्शाएगा। एक हरी नागरिकता, एकल नागरिकता भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, संघीय लक्षण को यह नहीं, ये सब दर्शाएंगे, जबकि ऊपर वाले नहीं दर्शाएंगे। आगे जरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे, है ना। काफ़ी लोग अब इसमें क्या होगा, काफ़ी लोग इसमें जो हैं राज्यसभा से ही जाते थे, जैसे मनमोहन सिंह अभी भी राज्यसभा के सांसद हैं, राजस्थान से गए हुए हैं, है ना। तो इसमें चंद्रशेखर महोदय हैं। अभी मोदी जी कहाँ, वाराणसी से लड़ते हैं, तो यह लोकसभा के सदस्य हैं, है ना। लोकसभा के यह क्या हैं, सदस्य हैं, इस बात का ख्याल रखेंगे। आगे जरा देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है। अच्छा, हो सकता है ऊपर वाली बात क्लियर ना हो, इसका आंसर क्या होगा आपका, चंद्रशेखर। आगे जरा देखिए, हाँ 61 नंबर में हम बात करें, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, तो किसे त्याग पत्र यह देगा, तो यह है जो अपना त्याग पत्र है, जो आपको देता है किसे, राष्ट्रपति को। यह पिछली वीडियो में भी चर्चा हुई थी। आगे जरा देखिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है, तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत। अभी हमने चर्चा किया कि अनुच्छेद आपका 330 से लेकर के 342 तक इसी की चर्चा है। तो अनुसूचित जाति कहे तो आपका कितना, अच्छा आयोग है ना इस जगह पे, आयोग, तो आयोग है जो आपका अनुच्छेद 338 में वर्णित है। यह बीपीएससी 64वीं में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 338 एवं 338 से जाति एवं जनजाति आयोग। आगे जरा देखिए, कौन सी योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है, तो योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय अर्थात दोनों के बीच एक कड़ी का काम करेगा। इस जगह पे कौन, राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात एनडीसी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, 64, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। अब देखिए, आपको पता भी है कि धन विधेयक 110 अनुच्छेद में इस बात की चर्चा की गई है। धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस बात की पुष्टि लोकसभा अध्यक्ष करता। उसके बाद इसे लोकसभा में ही क्या किया जाता है, पारित रखा जाता है। फिर उसके बाद आपका जाएगा कहाँ, राज्यसभा में। उसके बाद 14 दिनों तक यदि कोई भी विचार विमर्श होता है तो दिया जाता है, नहीं तो भी वह राज्यसभा से 14 दिन के भीतर पारित, मतलब 14 दिन के बाद वह पारित समझा जाता है, वह पारित करे या ना करे, इस बात का आपको ख्याल रखने चाहिए। और जो आपका धन विधेयक होता है पहले राष्ट्रपति के पास चल जाता है, उसके बाद है जो लोकसभा में जाता है, तो राष्ट्रपति इस पर पहले ही अनुमोदन दे देते हैं। तो ऐसी अवस्था में इसे पुनः स्थापित नहीं किया जा सकेगा। तो यह किसके कारण से, क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति से यह जाता है। आगे जरा देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किसमें नहीं होता है, प्राक्कलन समिति में, जिसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। और इसमें लोक लेखा समिति में हम बात करें तो 15 + 7 होता है, अर्थात कुल 22, 15 लोकसभा से, 7 आपका राज्यसभा से। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखने चाहिए। आगे जरा देखिए, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा में अधिकतम इतने समय तक रोके जा सकते हैं। कितने दिन, अभी हमने चर्चा किया, चाहे धन विधेयक हो, वित्त विधेयक हो, 14 दिन तक वह रोक कर करके रख सकती है। आगे जरा देखिए, इसमें से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की हम बात करें तो यह आपका भाग 4 अनुच्छेद 36 से आपका 51 तक यह वर्णित है, जिसमें आप पढ़ेंगे तो आपका मद्य निषेध, जो कि बिहार में भी शराबबंदी हुई, तो यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। काम का अधिकार, यह भी आपका है। समान कार्य के लिए समान वेतन, यह भी आपका अनुच्छेद 39 के गम है। तो कहने का मतलब यानी इसमें महिलाओं के संदर्भ में कि महिला और पुरुष हैं, यदि सेम काम को करते हैं तो सेम वेतन मिलना चाहिए। काम का अधिकार है यानी मनोचित दशा में काम मिले, रोजगार मिले। मद्य निषेध अनुच्छेद 47 में इस बात का वर्णन है। अब देखिए, तो सूचना का अधिकार, यह है जो आपको सूचना का अधिकार, यह डीपीएसपी में वर्णित नहीं है, इसलिए जिसे क्या बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन बोलते हैं, और यह आपका 2005 में आया था। आगे जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 68 है। 68 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी, है ना, कि थोड़ा सा इधर छिप रहा है ना, हाँ, प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है। अब देखिए, आपको पता भी है कि अनुच्छेद 19 के
एक के ए में है आपका अनुच्छेद 19 के एक के ए में आपका क्या है, प्रेस की आज़ादी, आपका स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। चलिए आगे जरा हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी भूमि भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? भूमि, यहाँ इधर रिकॉर्ड लिखा हुआ है, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है तो कौन है भूमि? आप देखते भी होंगे पटवारी का आता है, राजस्थान का वीडियो वगैरह दिखते होंगे, उत्कर्ष क्लासेस वगैरह का, तो देखे होंगे पटवार का मीन्स कोर्स चलाया जाता है, तो पटवारी क्या होता है आपका, भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है ना, तो पटवारी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 70 है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है क्या? संसद का हिस्सा नहीं होता है, अभी तो हमने चर्चा किया भाई, है ना, कि आर्टिकल 79 यानी 79 के अकॉर्डिंग आपका क्या, संसद के रूप में आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यह तीनों संसद का अंग है, अतः यह संसद का क्या हिस्सा होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री यह है जो आपका लोकसभा के प्रति क्या होता है, जवाबदेह होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होता है इसमें। आगे जरा देखिए, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जाता है, यानी लोकसभा के सदस्य को क्या रिक्त घोषित कर दिया जाएगा यदि वह सदन में लगातार कितना दिन तक अनुपस्थित होता है? तो यह 60 दिनों तक यदि सदन नहीं जाता, अर्थात 60 दिन बराबर 2 माह तक लगातार सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है, तो उसे क्या कर दिया जाता है, उसके पद को रिक्त माना जाता है, यदि बिना कोई कारण बताए। हाँ, तबियत वगैरह खराब है वो बात अलग हो जाती है। आगे जरा देखिए, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था? तो आपको पता भी होगा, जब आप पढ़ते हैं तो शुरुआती दौर में ही हमें संवैधानिक विकास में रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, अतः आंसर सी होगा। और रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? इसके तहत आपको क्या किया गया था कि 3 प्रेसिडेंसी आपके थे, एक तो बंगाल हो गया, मद्रास हो गया और बम्बई प्रेसिडेंसी, तीनों को मिला करके कहिए शासनिक रूप से एक कर दिया गया था। और ऐसी अवस्था में इन बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, है ना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आगे जरा देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद और राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों एवं कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो देखिए यहाँ पे बात करें, यहाँ पे संघ और राज्य के संदर्भ में बातें हैं, तो केंद्र राज्य संबंध भाग आपका 11, अनुच्छेद आपका 245 से आपका 263 है। अब उसी से आप ऑप्शन से आंसर आप कर सकेंगे कि राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए कानून पर प्राथमिकता दिया जाता है, अनुच्छेद आपका कितना हो जाएगा, 245, जबकि यह आर्टिकल 326 है। इसी के तहत ना आप क्या करते हैं, वोट देते हैं, 18 वर्ष की उम्र से आपको क्या मताधिकार मिल जाता है, अनुच्छेद 326 के तहत। ई बीज क्या है? ई कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, है ना, यानी यहाँ डिजिटलाइजेशन से संबंधित है, और बीज तो इलेक्ट्रॉनिक बीज थोड़ी ना होता है, यह क्या होगा, किसी पोर्टल इत्यादि का नाम होगा। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन को, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से संबंधित है, वित्तीय लेन देन के एकल द्वार संबंधित है, विपणन संबंधित पूछताछ के लिए प्लेटफॉर्म है, नहीं, यह सरकारी सेवा, है ना, सरकारी सेवा की पहुंच के लिए एकल प्लेटफॉर्म है ना, यह इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ई बीज। आगे जरा देखिए, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है ना, मानव पूंजी में, यानी पूंजी जब आप बढ़ाएंगे, कहीं पे आप विनियोग करेंगे, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, संसाधनों का बेहतर यूज हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, और स्किल का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अतः यहाँ पे तीनों का तीनों सही है, अतः आंसर डी हो जाएंगे। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी, है ना, जो कि 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। तो आपको पता होगा हरित क्रांति हमारे यहाँ कब आए थे, 1966-67 में। अतः अतः अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन से दशक के दौरान, तो यह 20वीं शताब्दी के कौन सा दशक होगा, 66-67 या 70, यानी 7वीं दशक हो जाएगा, है ना, 1960 से लेकर के 70 तक तो 7वीं दशक है, 0 से लेकर के 10 तक तो प्रथम, उसी प्रकार से 60 से 70, तो यह आपका क्या हो जाएगा, 7वीं दशक, जो कि जहाँ पे भी ऑप्शन होगा वह आंसर आप कर लेंगे, 7वीं दशक। आगे जरा देखिए, उदारीकरण, निजीकरण और उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, जिसे एलपीजी के नाम से जाना जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, है ना, की नई आर्थिक नीति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1991 में प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव।
कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। यह क्वेश्चन बीपीएससी असिस्टेंट 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें यह पूछा हुआ था, है ना, इसमें यह पूछा हुआ क्वेश्चन था दोस्तों। और एक चीज़ और दे दिया गया था, कौन दे दिया गया था? आपका मनमोहन सिंह भी दे दिया गया था। और ऐसी अवस्था में मुख्य रूप से श्रेय जाता है मनमोहन सिंह को, क्योंकि वित्त मंत्री वही थे, है ना, तो वित्त मंत्री। अब इसी संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था, यह क्वेश्चन का आंसर हमने गलत किया हुआ था, है ना, हमने मार दिया था, शायद होना चाहिए था पीवी नरसिम्हा राव और हमने मार दिया था मनमोहन सिंह। आगे जरा देखिए, स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से संबंधित है? स्वामित्व के आधार पर, अब देखिए यहाँ पे कंपनी के संदर्भ में बातें कही गई है, तो स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में कौन अलग सबसे भिन्न है? तो जीवन बीमा निगम की पॉलिसी, बैंक की सावधि जमा और किसान विकास पत्र और कंपनी का ऋण पत्र। अब देखिए इसके संदर्भ में हम बात करें तो यह जो है आपका सावधि मतलब समझते हैं, यह हिंदी लिखा हुआ है, आपको नहीं समझ में आ रहा। यह जो है सावधि कहने का मतलब सेविंग अकाउंट। एलआईसी में हम क्या करते हैं, जीवन बीमा में क्या करते हैं, पैसा देते हैं, एक निश्चित अवधि के बाद एक निश्चित राशि हमें मिलती है, तो यह सब सावधि जमा के अंतर्गत आपका एलआईसी पॉलिसी आएगी, बैंक का जो सावधि जमा है और किसान का विकास पत्र है, ये सभी के सभी सावधि जमा होते हैं। जबकि कंपनी का ऋण पत्र है, इसमें परिवर्तन आता है, ज़रूरत के अनुसार इसमें निकासी करी जाती है। आगे जरा देखिए, पूंजी बाजार से आशय है, तो पूंजी बाजार इज इक्वल टू शेयर बाजार, है ना, पूंजी बाजार इज इक्वल टू शेयर बाजार, अतः आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, है ना। और यही मुद्रा बाजार कहे तो यह बैंकिंग सिस्टम से संबंधित है, और वस्तु बराबर वस्तु समझ ही रहे हैं इस प्रकार से। हाँ, तो पूंजी बाजार किस संबंधित है? आपका शेयर बाजार से यह संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? यह गलियारा है आपका कौन सा गलियारा? दिल्ली मुंबई गलियारा। दिल्ली मुंबई गलियारा, इसके तहत 7 राज्य जुड़ेंगे, एक तो दिल्ली जुड़ेगा, दूसरा हरियाणा जुड़ेगा, यूपी जुड़ेगा, और यूपी के साथ साथ हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान और गुजरात जोड़ दीजिए, है ना। तो कौन कौन हो गए? आपका दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और महाराष्ट्र हो गया। तो इस प्रकार से यह गलियारा है जो क्या होगी? जुड़ेगी, है ना। यहाँ पे मध्य प्रदेश इसमें नहीं जुड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह तो आपका अब रीजनिंग आ गया और मैथ्स आ गया। चलिए 2-4 क्वेश्चन हम कर देख लेते हैं इसमें, है ना, जहाँ तक सीधा हो पाएगा। एक बालिका का परिचय कराते हुए मोहन ने कहा, मोहन अपने आप खुद को मानिए, इसकी माता क्या? इसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो मोहन का उस बालिका से क्या संबंध है? यही क्वेश्चन पूछा गया है। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा आप सोचिए इसके संदर्भ में। बोला गया, क्या बोला कि मोहन ने कहा इसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो मेरी सास की इकलौती बेटी बराबर क्या हो गया? उसका तो वह पति हो जाएगा भाई, है ना। सास की बेटी बराबर उसकी पत्नी या फिर साली हो सकती। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मोहन का उस बालिका से रिश्ता है, किस चीज़ का? पति का रिश्ता है ना, पति का रिश्ता है। ओ सॉरी भाई, हाँ, इस जगह पे कहा गया है इसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। इसकी माता तो मेरी सास। अब जरा देखिए, 1 मिनट, थोड़ी सी मैं रे डायग्राम बना ले रहा ताकि और क्लियर हो जाए। यह खुद मोहन है, इधर एक कोई बालिका है ना, इससे यह इसकी ओर इशारा कर रहा है कि इस बालिका की जो माँ है वह मेरी जो सास होगी, सास की यह बेटी है। तो सास की बेटी अर्थात यह मेरी पत्नी, और मेरी पत्नी की बेटी होगी तो यह क्या हो जाएगी? यानी मेरी बेटी हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब है कि मोहन की वह लड़की जो है वह बेटी है, अर्थात मोहन जो है उसका क्या है? पिता है। मोहन उसका क्या है? पिता है। आगे जरा देखिए, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोड यहाँ दिया गया है 3, 4, 5, 6 का अर्थ 0, 4, 10, 18 है। तो कोड 7 का अर्थ यहाँ क्या होगा? यह पूछा गया हमसे। तो देखिए इधर तो हमारा क्रम से चल रहा है 3, 4, 5, 6 और हमसे पूछा गया 7 का, है ना। तो इधर देखिए, इधर कितना का गैप आ रहा है यहाँ पे, है ना। 3 को 0 लिखा है, फिर 4 लिखा है, 4, 2, 6, 6, यानी कहने का मतलब हो गया 4, 6, 4, 10, 10, 18, यानी कितना बढ़ रहा है? आपको हर बार 2-2 बढ़ जा रहे हैं, तो 8 बढ़ेंगे तो अगला बार 10 बढ़ा दीजिए।
तो 10 बढ़ाएंगे तो 18 10 28 हो जाएगा, नहीं 7 को क्या लिखा जाएगा 28 लिखा जाएगा। उसी प्रकार से हम देखें, नेक्स्ट देखें तो चतुर्भुज का कोण, चतुर्भुज कहने का मतलब हो गया जिसकी 4 भुजाएं। कोण कह दिया, इसका मतलब है कि सभी मिलाकर के 360 होने चाहिए। अच्छा, रेशियो में यह दिया गया है 1 4 2 3, सभी को जोड़ेंगे तो 360, रेशियो को जोड़ दीजिए कितना होगा 4 1 5 5 2 7 7 3 10, यानी 10 के लिए तुम आपका क्या हो जाएगा 360। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 36, जहाँ 1 है वहाँ 36 खोजिए, 36 ऑप्शन नंबर सी में है, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं है तो इसके लिए पूरा चेक कर लेना चाहिए। 36 चौका 144, 36 दूना 72, 36 तिया 108, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखें 85 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, देखें क्या है। चलिए बड़ा क्वेश्चन आएगा उसके बाद से हम छोड़ देंगे, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं करवा दे रहा। हाई को ऐसा लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा 4516 को हाई, h बराबर 8 आपको पता होगा, आई 9 है, इसका मतलब सीधा सीधा लिख दिया गया है, यही ना। अब जरा देखिए तो 4 को आप डी लिखेंगे ना, तो डी देखिए यही आंसर हो गया भाई, यानी ऑप्शन नंबर क्या बी। आपको आगे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होती। ऐसे एग्जाम में तो मैं ऐसा ही करता, देखा कि एक ऑप्शन मिला आगे बढ़ गया, टाइम हमारा सेव हो जाता है। चलिए इसके बाद आगे आप कर लीजिएगा, इसका आंसर है जो मैं इसमें आपको इंक्लूड कर करके और मैं आपको मैंने दे दिया है इस जगह पे, देखिए लास्ट में है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आप दोस्तों वीडियो को आप अच्छे से देखिए, देखने के बाद आप रिवीजन के तौर पे इसे दोबारा भी आप देख सकते हैं। साथ में अटेम्प्ट जो भी लेते हैं, जितना भी आपका स्कोर आता है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर करके बताइए, है ना, ताकि हमें भी लगे कि हाँ आप हमसे जुड़े हुए हैं, मैं आपको टाइम दे पा रहा, वीडियो कर पा रहा। तो आपकी एनर्जी जो आप हमें देंगे वो आप कमेंट, एक बेहतर कमेंट देंगे, आप वीडियो को जितना हो सके शेयर भी कर सकेंगे, है ना। और एक पॉजिटिव कमेंट हमारे अंदर वीडियो को कंटिन्यू रखने के लिए एक एनर्जी देती है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, अब इतना देखने के बाद नहीं करेंगे तो अब कब करेंगे, है ना। तो सब्सक्राइब और लाइक करना ये आपका कर्तव्य है, करें या नहीं करें और तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।